नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वाई पूरन कुमार मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। ये एफआईआर दर्ज की है चंडीगढ़ पुलिस ने सेक्टर 11 के पुलिस स्टेशन में। ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है और इस पर तफसील से करते हैं बात। इस एफआईआर में जिन लोगों के नाम हैं, कुल बड़े बड़े अधिकारियों के इसमें नाम हैं। अगर आपको मैं बताऊं कौन कौन लोगों के नाम इसमें आए हैं, तो मुझे लगता है इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा जब किसी सिटिंग डीजीपी का नाम इसमें आया है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर का नाम है, पूर्व डीजीपी मनोज यादव, पूर्व डीजीपी पीके अग्रवाल, पूर्व मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, पूर्व एसीएस राजीव अरोड़ा, एडीजीपी संदीप खिरवार, एडीजीपी अमिताभ ढिल्लों, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर संजय कुमार, एडीजीपी माटा रवि किरण, पंचकुला पुलिस आयुक्त सिबास कविराज, अंबाला रेंज के आईजी पंकज नैन, रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया, आईपीएस कला रामचंद्रन समेत 13 अधिकारियों को नामजद किया गया। इसमें आईएएस और आईपीएस दोनों हैं। पुलिस ने आरोपियों पर बीएनएस, जो भारतीय न्याय संहिता है, उसकी धारा 108 व धारा 3(5) के तहत एससी एसटी एक्ट के धारा 3(1)(r) व पीओए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। इस संबंध में रात करीब 11 बजे महज 2 लाइन का प्रेस नोट जारी किया गया। बताया जा रहा है कि मामला पीएमओ व गृह मंत्रालय तक पहुंच गया था। जाहिर है पहुंचना है, इतना बड़ा मामला है। और अनुसूचित जाति आयोग जो है उसने भी रिपोर्ट मांगी थी। तो चंडीगढ़ के मुख्य सचिव डीजीपी को नोटिस जारी कर 7 दिन के अंदर कार्रवाई को रिपोर्ट पेश करने को कहा था। ये जो अनुसूचित जाति आयोग ने किया था। ये देखिए बड़ी ये खबर है इस वक्त की। नायब सिंह सैनी कल मिले थे, आप जानते हैं। नायब सिंह सैनी कल मुलाकात की थी, डीजीपी से भी मिले थे और अमनीत कौर से भी मिलने के लिए उनके घर गए थे। और ये एक बहुत विचित्र किस्म का केस है। देखिए 13 लोगों के खिलाफ जो एफआईआर हुई है, कितने लोगों का नाम इसमें दिया गया है। डीजीपी और जो नरेंद्र बिजाननी आईपीएस हैं, उन दोनों का नाम स्पेशल तौर पर इसमें दिया गया है। लेकिन एफआईआर में तो सबका ही नाम है खैर। लेकिन जो नोट था, जो वाई पूरन कुमार ने लिखा था और उसके बाद जो बातें कही थी उनकी पत्नी ने, ये तमाम चीजें देखकर रोंगटे खड़े होते हैं कि इंसान के कि क्या अ, उस लेवल पर पहुंचने के बाद आईपीएस आईएएस बनने के बाद भी इंसान जातिगत भेदभाव झेलता है। और जो आरोप थे, अब देखिए हम लोग बिल्कुल ये बात नहीं कह रहे हैं कि जो उनके वाई पूरन कुमार पर जो आरोप लगे थे वो भी जांच का विषय है, उस पर भी जांच होगी, एफआईआर उस पर भी लिखी गई है। उस पर भी जांच होनी चाहिए कि किसका कितना उसमें किरदार था कि नहीं था। अगर वाई पूरन कुमार का उसमें कोई रोल था तो वो भी स्पष्ट हो, और अगर नहीं था तो वो भी सामने आने चाहिए। और ये बात भी बिल्कुल सामने आनी चाहिए कि क्या डीजीपी के लेवल पर, क्या डीजीपी स्तर के व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी उनके मातहत या उनके जूनियर सबॉर्डिनेट, उनके सबॉर्डिनेट तो फिर कौन होता है, सब साथ ही काम करते हैं, पर उनके जूनियर ऑफिसर जो थे उनको इतना तंग कर सकते हैं? क्या उनको इतना परेशान कर सकते हैं कि वो इतना एक्सट्रीम स्टेप ले लें? ये बड़े सोचने की बात है। और हरियाणा का जो पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेसी है, वो क्या इस तरह की दलदल बन गया है, जिसमें जो निकलने की कोशिश करता है वो उसमें धंसता चला जाता है। शत्रुजीत कपूर डीजीपी हैं, लेकिन वो किस तरह के डीजीपी हैं हम नहीं जानते। हो सकता है अच्छे हों, हो सकता है अच्छे ना हों। लेकिन एक बात, एक वाक्य के लिए शत्रुजीत कपूर को हमेशा याद रखा जाएगा, बल्कि 2 वाक्य। आप याद है ना, सिरसा में एक बीजेपी के नेता को भीतर जाने पर, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भीतर जाने पर रोकने के लिए एक डीएसपी ने कैमरे के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। याद है ना वो? अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि अगर डीजीपी अपने अधिकारियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उनका मनोबल नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो भाई वो पूरी फोर्स के साथ किस तरह न्याय करते होंगे? मैं फिर कह रहा हूं, हमें कोई जानकारी नहीं है डीजीपी कैसे हैं अपने फोर्स के साथ, लेकिन एक एक्शन जो पब्लिक डोमेन में आया, हम तो उस पर बात कर रहे हैं। आमतौर पर काम यह होता है डीजीपी का कि वो
अपने उनके जो जूनियर स्टाफ है उसकी उसके सुरक्षा करें, उनको प्रोटेक्शन दें, मेंटल उनको साइकोलॉजिकल उनको प्रोटेक्शन दें। लेकिन ये घटना में हम लोग क्या देख रहे थे कि एक डीएसपी स्तर के अधिकारी, अब बताइए डीएसपी से नीचे लेवल के जो अधिकारी हैं या उनके बराबर के जो अधिकारी हैं, उन लोगों के जहन में उस वक्त क्या गूंजा होगा जब वो कैमरे पर आकर माफी मांग रहे थे? क्या इससे पुलिस का मनोबल बढ़ा है? जाहिर है नहीं बढ़ेगा, घटेगा। कि आप अगर ड्यूटी करेंगे और ड्यूटी के दौरान अगर, पहली बात तो गलतियां होती हैं सब काम में, अगर गलती हो भी गई तो इस तरह से, खैर वो एक अलग विषय है, उस पर फिर बात करेंगे, हम बात कर भी चुके हैं वीडियोस उस पर। लेकिन आज की जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि एफआईआर दर्ज हो गई है, इसमें आईएएस और आईपीएस दोनों है। तो ये मामला बहुत बड़ा बन गया है और ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अपने आखिरी नोट में जो वाई पूरन कुमार हैं, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति भी अपनी पत्नी को दे दी। मतलब पति पत्नी के बीच में संबंध काफी मधुर थे, अच्छे थे और दोनों जाहिर है एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते होंगे। तो इसलिए अमनीत कौर जो है उनको पूरी जानकारी इस मसले पर रही होगी और जो पूरा मसला उन्होंने देखा होगा। तो अब वो इस डॉट्स को कनेक्ट करने के बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के लिए गुजारिश की है। तो अब ये स्थितियां जो हरियाणा में बन गई हैं, एक तो हरियाणा में लगातार ये एलिगेशंस लगते रहे हैं कि भाई हरियाणा को कोई सुपर चीफ मिनिस्टर चला रहे हैं। अब सुपर चीफ मिनिस्टर अगर हरियाणा को चलाएंगे तो जाहिर है लोग जो जिनको चुना गया है मुख्यमंत्री प्रदेश का, उसकी उनकी पावर को अंडरमाइन किया जा रहा है। अब जब उनकी पावर को अंडरमाइन किया जाएगा तो उनके परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा और ये परफॉर्मेंस का असर ही है क्या हरियाणा में, जिसकी वजह से हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी एक दलदल बन गई है। और ये तो हम सब जानते हैं, किसी भी नेता के लिए या उतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति के लिए अगर किसी को फंसाना हो झूठी एफआईआर में या किसी और आरोप में, तो वो कोई बड़ा काम नहीं है और कई सारे एग्जांपल्स हम लोग इसके देख चुके हैं। ईडी उसका एक जीता जागता उदाहरण है। ईडी की जो कन्विक्शन रेट है वो हम सब जानते हैं, तमाम पुलिस के हम लोग जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप फंसाना चाहें तो आप उसको फंसाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या डीजीपी शत्रुजीत कपूर आईपीएस पूरन कुमार को फंसा रहे थे? क्या यह मुकदमा झूठा था? अगर सच्चा था तो इस पर जांच करके दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। यह एक बड़ी बात है। अब जो लोग आईपीएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बने हैं, वो एक अलग मेहनत करने के बाद उस पद पर पहुंचते हैं। अब वो अगर ये समझेंगे कि इस पद में या इस ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में इतनी ज्यादा दलदल है, तो वो लोगों के मानसिक स्तर पर, मानसिक तौर पर वो लोग अपने आप को कहां महसूस करेंगे। और ये एफआईआर दर्ज होना ऐतिहासिक है। मुझे नहीं लगता कि किसी सिटिंग डीजीपी पर इस तरह के मामले में आज से पहले देश भर में कहीं एफआईआर हुई होगी। लेकिन अब एफआईआर हुई है तो अब अगला कदम होगा कि क्या वो अपने पद पर बने रहेंगे या आज रिजाइन कर देंगे। कल नहीं, आज। बाकी सारे जो अधिकारी हैं इन लोगों को भी रिजाइन करना पड़ेगा। तो अब जब इतना बड़ा संकट हरियाणा में आ गया है, ऐसे में क्या हमको नहीं चाहिए कि एक मजबूत नेता की तरह नायब सैनी इस पूरे जो घटनाक्रम है उस पर सामने आए और जनता को भरोसा दिलाएं कि यह मामला समेट लिया जाएगा, निपट लिया जाएगा और लोगों को इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री का काम यही है कि हरियाणा को लीड करें। आज हरियाणा को एक ऐसे मजबूत नेता की जरूरत है जो इस पूरे मामले पर मजबूती के साथ प्रदेश को इस संकट से बाहर निकालें। क्योंकि अगर आईपीएस लॉबी, आईएएस लॉबी इस तरीके से आपस में लड़ेगी तो हरियाणा का विकास के बारे में कब सोचेगी? आम आदमी जो आज इतनी परेशानियों से जूझ रहा है, उसकी परेशानियों को दूर करने के लिए इस लॉबी के पास कहां फुर्सत रहेगी? इतनी सारी ढेरों शिकायतें पड़ी हैं, ढेरों मामले पड़े हैं, पुलिस स्टेशन भरे पड़े, कोर्ट्स भरे पड़े हैं। तो ऐसे में अगर आपस में ही लड़ते रहेंगे तो कब उन आम आदमी के सवालों का, तकलीफों का निदान ढूंढेंगे? यह बहुत गंभीर विषय है और हरियाणा सरकार इस पर ज्यादा देर खामोश
नहीं बनी रह सकती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री को तुरंत मीडिया के सामने आकर पूरे घटनाक्रम पर एक बयान जारी करना चाहिए और लोगों को भरोसा दिलाना चाहिए कि सब सरकार के नियंत्रण में है और सरकार इस पर जल्द कोई जरूरी एक्शन लेकर एक रोड मैप तैयार कर रही है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।